हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रोएशिया की एक ट्रिप कैसे प्लान करी जाए। वैसे जिन लोगों को क्रोएशिया के बारे में पता नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि क्रोएशिया यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। इसका जो वेस्ट वाला कोस्ट है वो पूरा एड्रियाटिक सी से मिला हुआ है और इसके ईस्ट में लैंड बॉर्डर है जो कि है बोस्निया, सर्बिया, हंगरी और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ। और ये जो एरिया है यूरोप का, इसको बोलते हैं द बाल्कन्स। ये जो है बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यूरोप से काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ विज़िट करते हैं और पूरे वर्ल्ड से भी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ विज़िट करने आते हैं। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है ज़ाग्रेब और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है क्रोएशियन कूना। एक क्रोएशियन कूना जो है आपके अराउंड 10 रुपीज़ के बराबर होता है, 10 इंडियन रुपीज़ के। और अगर आप इसे यूरो से कंपेयर करना चाहते हैं तो एक यूरो में आपको 7 क्रोएशियन कूनास मिल सकते हैं। वैसे इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 4 मिलियन, जो कि अगर आप कंपेयर करना चाहो इंडिया में किसी सिटी से तो ये कोलकाता के बराबर हो सकती है। और इसका जो एरिया है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करना चाहो अगेन, तो वो पंजाब जैसे किसी स्टेट के बराबर है। तो काफ़ी छोटी कंट्री है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी शूट हुई हैं, जिसमें सबसे फेमस है गेम ऑफ थ्रोन्स। तो अगर आप क्रोएशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ़्लाइट की डिटेल्स, वीज़ा की डिटेल्स, कहाँ कहाँ पर विज़िट करना है आपको, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और पूरी ट्रिप को प्लान करने में आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहले बात आती है वीज़ा की। क्रोएशिया का वीज़ा आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको VFS की साइट पे जाके अप्लाई करना होगा। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं और कितना टाइम लगता है। वैसे इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है अराउंड 7,200 रुपीज़। लेकिन अगर आपके पास यूरोप का शेंगन वीज़ा है, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा या फिर डबल एंट्री वीज़ा एटलीस्ट होना चाहिए, तो उस वीज़ा के बेस पे आप क्रोएशिया में एंटर कर सकते हो। तो उस केस में आपको कोई अलग से वीज़ा नहीं चाहिए होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये एटलीस्ट 2 एंट्री का वीज़ा हो या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो। सिंगल एंट्री वीज़ा पे आपको क्रोएशिया के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि अगर वो अपनी यूरोप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसी में क्रोएशिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी दिन आप क्रोएशिया के अंदर रहोगे वो दिन आपके शेंगन स्टे में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करा है जो कि है 7 दिन का और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर है, तो आप अगर 2 दिन किसी शेंगन कंट्री में जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस, उसके बाद आप क्रोएशिया चले जाते हो, तो आपके शेंगन के अंदर बस 2 दिन ही काउंट होंगे। उसके बाद आप वापस से जब शेंगन एरिया में आओगे विद इन द वैलिडिटी पीरियड, मतलब वैलिडिटी ख़त्म ना हो शेंगन वीज़ा की, तो फिर आपके दोबारा से शेंगन डेज काउंट होने लगेंगे। तो ये करके भी आप अपनी यूरोप की ट्रिप की स्टे बढ़ा सकते हो शेंगन वीज़ा पे। तो अगली चीज़ जो है वो है हमारी फ़्लाइट्स। अगर आप यूरोप की किसी सिटी से प्लान कर रहे हैं क्रोएशिया तक का, तो आपकी फ़्लाइट्स लगभग पड़ जाएंगी 100 से 150 यूरो तक के बीच में। और डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में अप्लाई कर रहे हो, कौन सी एयरलाइन चूज़ कर रहे हो, कितना पहले कर रहे हो। मैं जब गया था तो मैं गया था मई 2022 में और मुझे उस टाइम काफ़ी ठीक डील मिल गई थी और मेरी फ़्लाइट्स पड़ गई थी 80 यूरोज़ की, बर्लिन से लेके पूला तक की। अगर आपको कोई ऐसी डील मिल जाती है आपको सस्ती भी पड़ सकती है, तो ऑन एन एवरेज आप लेके चल सकते हो कि आपको 120 यूरो तक की फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, जो कि होता है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 10,000। और अगर आप इंडिया से क्रोएशिया प्लान कर रहे हो तो न्यू दिल्ली से ज़ाग्रेब तक की फ़्लाइट मैंने चेक करी थी, तो वो 50,000 से लेके 80,000 तक के बीच में आपको मिल सकती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पहले आप कर रहे हो, कौन सी एयरलाइंस है, कौन सा सीज़न है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी डील मिल जाती है तो हो सकता है आपको 35,000 में फ़्लाइट मिल जाए, और अगर आप पीक सीज़न में कर रहे हो तो हो सकता है 80,000, 1 लाख पड़ सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट 55,000 तक की मिल सकती है। और अब बात आती है अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन में आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप होटल ले सकते हो, एयरबीएनबी ले सकते हो, हॉस्टल ले सकते हो, विलास ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या फिर सोलो ट्रिप कर रहे हो। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप हॉस्टल लो, वो आपके लिए बेटर है, बजट में भी रहेगा और आपके लिए ईजी भी रहेगा। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप एयरबीएनबी कर सकते हो। हम लोग जब क्रोएशिया गए थे तो हम ग्रुप में गए थे और उसमें हमने ज़्यादातर जहाँ भी गए थे वहाँ हमने एयरबीएनबी ही करा था। और आपको कॉस्ट बताऊँ तो हमें एयरबीएनबी की अगर पर पर्सन आप लेके चलोगे तो 15 यूरो के अराउंड पड़ गई थी। और सिमिलरली मैं हॉस्टल भी चेक कर रहा था कई वेबसाइट्स पे, हॉस्टल का भी पर पर्सन पर नाइट का खर्चा इतना ही है, 20 यूरो के अराउंड। तो इतना ही आपको पड़ेगा, आप कंसिडर कर सकते हो कि पर नाइट आपको अराउंड 20 यूरोज़ का पड़ जाएगा। और वैसे आप होटल भी ले सकते हैं। होटल थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि रूम सर्विस मिल जाती है, डेली क्लीनिंग होती है,
तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक्स्ट्रा उसमें। वैसे एयरबीएनबी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपकी किचन भी मिल जाती है और आप एक तरीके से अपने घर की तरह उसे फील कर सकते हो, ऐसा अपने खुद के अपार्टमेंट की तरह। तो अगली बात आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं वैसे तो। एक तो है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करो, एक है वहाँ पर आप कार रेंटल ले सकते हो। तो जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया था वो था कार रेंटल का। कार रेंटल का वहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा हाईवेज़ का नेटवर्क है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे जो था वो अराउंड 200 यूरो तक की कार रेंटल मिल गई थी। मैंने carrentals.com जो वेबसाइट है उससे सर्च किया था। वहाँ पर आपको कई सारी कार रेंटल एजेंसीज़ की डील्स एक साथ इकट्ठी मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सी सही पड़ रही है आपके अकॉर्डिंग। होता है कार रेंटल में एक तो रेंटल का खर्चा होता है, ऊपर से फ्यूल का होता है, पार्किंग का होता है, टोल का होता है, तो ये सब भी आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, वहाँ पे बसेस का बहुत अच्छा नेटवर्क है और बसेस के अलावा फेरीज़ और थोड़ा बहुत ट्रेन का भी है, लेकिन ट्रेन का उतना ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास ले लो एक हफ़्ते का या फिर कुछ दिन का। वहाँ पर आप जिस भी सिटी से जिस सिटी तक ट्रैवल करना चाहते हो वहाँ तक के लिए आपको टिकट लेनी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ाग्रेब से स्प्लिट जा रहे हो तो आपको बस की टिकट अलग मिल जाएगी, तो वो अराउंड 15-20 यूरो तक की पड़ सकती है। और इसी तरीके से आप जैसे जैसे ट्रैवल करना चाहोगे, जिस जिस पॉइंट्स पे आप जाना चाहते हो वहाँ वहाँ का आप जर्नी प्लान कर सकते हो। वीडियो में आगे हम बात करेंगे आप वहाँ किस किस जगहों में जा सकते हो घूमने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप कार रेंटल लोगे तो वो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा काफ़ी, और अगर आप ग्रुप में हो तो वो आपको रीज़नेबल कॉस्ट भी पड़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इंडियन लाइसेंस पे क्रोएशिया में ईजिली गाड़ी रेंट कर सकते हो। भले ही आप अगर यूरोप में भी रह रहे हो और आपके पास यहाँ का लोकल कंट्री का लाइसेंस नहीं है, तब भी आप अपने इंडियन लाइसेंस को क्रोएशिया में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इंडिया से ही आए हुए हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, तो आप ईज़िली कर ही सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखो। हालांकि हम लोगों से उन्होंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा नहीं था और कार रेंटल एजेंसी ने डायरेक्ट इंडियन लाइसेंस पे दे दी थी। तो लेकिन अगर आप अपने लिए अपने साथ लेके आओगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो वो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपसे कोई भी वहाँ की लोकल पुलिस अथॉरिटी से आपका कभी कोई सामना होता है तो वो आपसे मांग सकते हैं। ये है ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें आपको जो कार रेंटल का है वो अराउंड 200 से 300 यूरो तक पड़ जाएगा। और आपको अगर पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना है, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो अगर, तो वो भी आप सारी चीज़ें ऐड कर दोगे तो अराउंड 150 यूरो तक तो पड़ ही जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका 150 यूरो तक का खर्चा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है प्लेसेस टू विज़िट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रोएशिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यूरोपियन लोगों का गोवा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर बीचेज़ हैं जहाँ पर आपको एकदम ब्लू पानी मिलेगा। और वहाँ के बीचेस भी ऐसे हैं कि वहाँ पे पेबल्स रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सैंड रहती है, वहाँ पे पेबल्स वाले बीच होते हैं। बीचेस के अलावा भी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसा कि नेशनल पार्क हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। तो कौन कौन सी जगह को आप विज़िट कर सकते हैं? वैसे तो आप सारी चीज़ें कवर करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो अगर आप एक हफ़्ते के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ आपको जिन जिन जगहों पे मैं गया था। तो सबसे पहले जगह उसमें से है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्रोएशिया के सदर्न पार्ट पे लोकेटेड एक टाउन है और ये क्रोएशिया का सेकंड लार्जेस्ट टाउन है आफ्टर ज़ाग्रेब। ये टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस है क्योंकि ये एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट है पास के आइलैंड्स में जाने के लिए, जैसे कि हो गया ब्राक आइलैंड या फिर हवार आइलैंड। इन आइलैंड्स पे जाने के लिए आपको स्प्लिट से फेरी मिल जाती है। और ये अपने आप में भी काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन है। इसमें बहुत सारे ओल्ड टाउन की स्ट्रीट्स हैं, सारे कैफ़ेज़ और पब्स एट्सेट्रा हैं जहाँ पे आप यहाँ की सिटी वाइब्स इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द रिकमेंडेड प्लेसेस टू विज़िट है। और अगली डेस्टिनेशन है ब्राक आइलैंड। ब्राक आइलैंड स्प्लिट के पास में ही लोकेटेड एक आइलैंड है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस हैं, जिसमें से एक है गोल्डन हॉर्न बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप भी अपनी लिस्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आती है हमारी प्लिट्विक लेक्स नेशनल पार्क। ये क्रोएशिया के सेंटर में लोकेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। इसको भी हमने विजिट किया था और आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें बहुत ही खूबसूरत लेक्स हैं और इसके व्यूज़ ऐसे लगते हैं जैसा कि कोई किसी अब वंडरलैंड में आ गए हों। जिस दिन खैर हम गए थे वहाँ उस दिन बारिश हो गई थी, तो इसलिए मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि आप
जब भी यहाँ जाएं तो एक बार मौसम चेक कर लें। और इसके साथ ही मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बारिश के टाइम पे जा रहे हैं तो अपने पास पहले से ही एक रेनकोट टाइप की चीज़ लेके जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके खरीदेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी। और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टिकट भी लेनी पड़ेगी, जिसकी प्राइस वेरी करती है 10 यूरो से लेके 40 यूरो तक के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सीज़न में विजिट कर रहे हैं। और इसको विजिट करना डेफिनेटली वर्थ इट है। तो अगली डेस्टिनेशन है ज़ाग्रेब। ज़ाग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल सिटी है और ये फेमस है अपने नाइट लाइफ सीन के लिए। हालांकि मैंने अपनी ट्रिप में ज़ाग्रेब को कवर नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड सिटीज़ टू विजिट इन क्रोएशिया है। तो नेक्स्ट बारी आती है डुब्रोवनिक की। डुब्रोवनिक क्रोएशिया के सदर्न मोस्ट पार्ट पे लोकेटेड एक टाउन है और ये बहुत ही हिस्टोरिक टाउन है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसी वजह से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ विजिट करने आते हैं। हालांकि मैं इस बार जब क्रोएशिया गया था तो मैं इसको विजिट नहीं कर पाया था टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आप अगर क्रोएशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर डुब्रोवनिक को अपनी लिस्ट में इंक्लूड करें। और यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स के भी काफ़ी सीन्स शूट हुए हैं, तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हैं तो ज़रूर आप इसको अपनी लिस्ट में रखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आप क्रोएशिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो उसको प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।